जय हिंद, नमस्कार। आज है 7 जुलाई 2026 और आज के प्रमुख केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनर्स और सैनिक खबरों में क्या महत्वपूर्ण खबरें हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं। पहली खबर 8th पे कमीशन जो लेकर के है, जिसमें बताया गया कि 1.9 से ज़्यादा नहीं मिलेगा फिटमेंट फैक्टर। 50% डीए ओपीएस पर एनएफआईआर की खरी एनपीएस और यूपीएस को भी इन्होंने छलावा बताया है। अभी एनएफआईआर कौन है? ये है नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन। इसके अध्यक्ष हैं बीसी शर्मा और इन्होंने चौथे पे कमीशन से लेकर के अभी तक काम किया है। इनको अच्छा खासा तजुर्बा है कि पे कमीशन में किस तरह से काम होता है, क्या इसकी डिटेल्स रहने वाली है। इन्होंने जो क्वेश्चन है यहाँ पे उनका जवाब दिया है। सबसे पहला क्वेश्चन इनसे पूछा गया कि 8th पे कमीशन को लेकर के आप क्या सोचते हैं, क्या उम्मीद आपकी है खास तौर पर रेलवे के संबंध में। तो इन्होंने कहा बीसी शर्मा जी ने कि मैंने चौथे पे कमीशन से लेकर के अब तक की प्रक्रियाओं में हिस्सा लिया है। 6वां 7वां और अब 8वें पे कमीशन बाद वेतन आयोग में हमारी बड़ी भागीदारी रही है। पे कमीशन असल में बाज़ार के हालात और महंगाई को देख करके बैठाया जाता है ताकि कर्मचारी अपने परिवार को आसानी से पाल सकें। रेलवे कोई आम सरकारी विभाग नहीं है या एक यूनिक इंडस्ट्री है जिसमें कि 236 से ज़्यादा अलग अलग कैटेगरी हैं। और इन्होंने कहा कि एक साधारण डेस्क जॉब करने वाले, जैसे कि बैंक में कोई जॉब करता है और रेलवे में ग्राउंड में कोई नौकरी करता है, तो इसमें बहुत अंतर होता है। सरकार को फार्मूला जो है उसको बदलना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन इनसे पूछा गया कि आपने आयोग के सामने 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग रखी है। इन्होंने मांग रखी थी, इससे संबंधित हमने पहले वीडियो बनाया था जिसमें बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर के 69,000 हो जाएगी। तो क्या पे कमीशन में आपकी कोई पॉजिटिव फीडबैक मिला है? बीसी शर्मा जी ने कहा कि पे कमीशन का काम सभी पक्षों को सुन करके फैसला लेना होता है। यहाँ वो 3.83 का आंकड़ा हमने हवा में नहीं उछाला, इसके पीछे एक पुख्ता फार्मूला है। 1957 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आईएलओ के द्वारा एक डॉक्टर एक्वार्ड फार्मूला तय किया गया था। और एक परिवार को जीने के लिए क्या क्या चाहिए, जो खाने पीने का सामान होता है, बच्चों की शिक्षा होती है, दवाइयाँ होती है, शादी ब्याह, पहले जो एक परिवार होता है 3 यूनिट उनको ध्यान में रख कर के पे कमीशन बैठाया जाता था उसके हिसाब से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 2007 के फैसले के बाद इसमें माता पिता को भी डायरेक्ट डिपेंडेंट मान करके जोड़ा गया, जिसमें कि कुल यूनिटें 5 हो गई। और इन्हीं 5 यूनिट का आज के बाज़ार भाव से खर्च निकालें तो न्यूनतम बेसिक पे 69,000 रुपये ही बैठती है। हमारी आयोग के मेंबर सेक्रेटरी पंकज जैन से भी मुलाकात हुई थी। हमने उन्हें समझाया कि रेलवे में इंजीनियरिंग, गेटमैन, ट्रैकमैन, टेक्नीशियन, पेंटर सभी ढेरों कैटेगरी होती है। उन्होंने हमारी बात समझी और हमें अपना पक्ष विस्तार से रखने का समय दिया। हमें उम्मीद है कि हमारी तर्कों को सुना जाएगा। अगला क्वेश्चन इनसे पूछा गया कि जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाला आयोग कैसा काम कर रहा है, क्या प्रक्रिया तेज़ी से चल रही है। बीसी शर्मा जी ने कहा कि हाँ, यह आयोग काफ़ी अलग तरीके से काम कर रहे हैं, यानी कि डिजिटली यहाँ पे ज़्यादा काम हो रहा है। पेपरलेस और डिजिटल वर्किंग पर जोर दिया जा रहा है। मेमोरेंडम हो या सप्लीमेंट डिटेल्स सब कुछ वेबसाइट में के ज़रिए दिया जा रहा है और आयोग घूम घूम करके डेटा स्टोर कर रहा है। अंत में हमें बुलाकर फाइनल चर्चा करेंगे। काम तेज़ी से हो रहा है। अगला क्वेश्चन इनसे पूछा गया था कि कई लोगों का कहना है कि 3.83 फिटमेंट फैक्टर जो आपने मांग की थी सिर्फ एक हवाई नंबर है, क्योंकि साथ में पे कमीशन में 2.57 फिटमेंट फैक्टर मिला था। इस पर आप क्या कहेंगे? बीसी शर्मा जी ने कहा कि अगर घर में बच्चा 100 रुपये की चीज़ मांगता है तो हम उसे तुरंत मना नहीं करते, भले ही हम उसे 50 रुपये की चीज़ ला कर दें, लेकिन एक नेगोशिएबल और नेगोशिएशन यानी बातचीत करके किसी चीज़ को तय किया जाता है। हमारी मांग 100% तार्किक है। हमने बाज़ार के भाव और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का बेस लेकर के यहाँ फिटमेंट फैक्टर तय किया है। यदि बात करें हम लोग तो 7वें पे का कमीशन में 2.57 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर सैलरी में सिर्फ 14.29% की बढ़ोतरी हुई थी, जो अब तक की सबसे कम बढ़ोतरी थी। तब भी न्यूनतम सैलरी 26,000 मांगी गई थी, लेकिन 18,000 रुपये मिला। पर इसका मतलब यहाँ नहीं है कि हमारी जायज़ मांग छोड़ करके छोड़ दें। 2.57 से नीचे जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगला क्वेश्चन था कि 18,000 से 69,000 की मांग का मतलब है कि ग्रॉस सैलरी 90 से 95,000 तक पहुंच जाएगी। क्या हर सरकारी कर्मचारी की शुरुआत सैलरी अब 1 लाख रुपए के करीब होगी? इनका जवाब था कि सैलरी का नंबर भले ही बड़ा दिख रहा हो, लेकिन आज की मार्केट वैल्यू
देखिए आप, आज ग्रुप डी का कर्मचारी भी इनकम टैक्स के दायरे में आ रहा है। सैलरी जितनी बढ़ती है उतना ही टैक्स भी कट जाता है। रुपए की जो परचेजिंग पावर है यानी खरीदने की क्षमता आज बहुत कम हो गई है। बिजली के बिलों में पुराने पेंचर सरचार्ज जोड़े जा रहे हैं। एक मिडिल क्लास आदमी को ज़रूरत पूरा करने के लिए आज भी लोन और ब्याज का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए 1 लाख की सैलरी सुनने में भले ही बड़ी हो, लेकिन बाज़ार की महंगाई को देखते हुए यहाँ ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन था कि सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि सरकार 1.8 या फिर 1.9 से ज़्यादा फिटमेंट फैक्टर नहीं देगी। क्या सरकार फिटमेंट फैक्टर के अलावा परफॉर्मेंस बेस किसी और फॉर्मूले पर विचार कर सकती है? बीसी शर्मा जी का आंसर था कि जो लोग 1.9 या 1.8 की बात यहाँ पे कर रहे हैं वो सिर्फ बढ़े हुए डीए को जोड़ करके अंदाज़ा लगा रहे हैं। लेकिन क्या सरकार बाज़ार की असल महंगाई को इग्नोर कर देगी? जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात है तो रेलवे में यहाँ पहले से लागू है। हमें प्रोडक्टिविटी लिक्विड्स बोनस मिलता है। अगर हम तय टारगेट से कम काम करेंगे तो हमें बोनस नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन था यहाँ पे कि बेसिक पे 50% डीए मर्ज होने की खबरें बहुत वायरल हो गई है, इसकी सच्चाई क्या है? शर्मा जी ने कहा कि यहाँ कोई फेक न्यूज़ या किसी सरकार की मेहरबानी नहीं है। यहाँ एक तय फार्मूला है जो कि 7वें पे कमीशन की रिपोर्ट में ही शामिल है। जब महंगाई भत्ता 50% पहुँच जाता है तो उसे बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाता है और इसके साथ ही तमाम अलाउंसेस HRA वगैरह वगैरह जो भी होते हैं 25% तक बढ़ जाते हैं। पिछले वेतन आयोग में ही डीए को मर्ज करने के बाद ही नया मल्टीप्लायर फिटमेंट फैक्टर तय किया गया था। सरकार इसे हर हाल में लागू करेगी, इसमें कोई शक नहीं। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो उन्हें फिटमेंट फैक्टर और भी ज़्यादा देना चाहिए। अगला प्रश्न पूछा गया था इनसे कि वेतन आयोग की प्रक्रिया अगर लंबी खिंचती है तो क्या सरकार एरियर और कोविड के समय जो पैसा रुका था उसका क्या होगा? इनका जवाब था कि हमारी कोशिश और मुझे लगता है कि रिपोर्ट जनवरी 2026 तक लागू हो जाएगी, लागू हो जाना चाहिए। अगर देरी होती है तो निश्चित रूप से कम 20% इंटरिम रिलीफ की मांग करेंगे जो बाद में बेसिक पे में मर्ज हो जाती है। हालांकि 5-6 राज्यों के आगामी चुनाव को देखते हुए सरकार इसे ज़्यादा डिले नहीं करेगी। अगला क्वेश्चन था कि लेवल 1 और ग्रुप डी कर्मचारियों को इस 8th पे कमीशन से कितना और क्या फ़ायदा होने वाला है? बीसी शर्मा जी का जवाब था कि नियम यह कहता है कि जब भी नया पे कमीशन लागू होता है या आता है, नई भर्ती वालों को सबसे ज़्यादा फायदा होता है। हालांकि हमारी मुख्य चिंता न्यूनतम और अधिकतम वेतन जो सैलरी है उसके बीच में खाई को कम करने की दिशा में रहेगा। 4थे पे कमीशन तक न्यूनतम और अधिकतम सैलरी का अंतर 1:9 के करीब था। आज यहाँ अधिकारी 2.5 ले रहा है और अपने निचले स्तर का जो कर्मचारी हैं सबसे निचले स्तर का 18,000 रुपये ले रहा है। सबसे ज़्यादा पसीना ग्रुप डी और नॉन गेजेटेड स्टाफ बढ़ाता है, लेकिन भत्ते और सुविधाएं ऊपर वालों को ज़्यादा मिलती है, जैसे कि बाहर जाने की सुविधा, विदेशों में जाने की सुविधा। विदेशियों की तरह भारत में भी काम करने वालों को वैल्यू बढ़नी चाहिए। इस गैप को हर हाल में कम किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन था कि पेंशनर्स की काफ़ी उम्मीद है ओल्ड पेंशन स्कीम वर्सेस न्यू पेंशन स्कीम, आपका इस पर क्या कहना है? तो बीसी शर्मा जी ने कहा कि 2004 में लाई गई एनपीएस पूरी तरह से फेल है। इसे सरकार कर बोझ बता करके लाया गया था, जो कि गलत तर्क है। सिर्फ उत्तर रेलवे के रिटायर कर्मचारियों का करीब 1.47 लाख करोड़ रुपए सरकार के पास जमा है। सरकार इस फंड से पैसा कमाती है। रेलवे अपनी पेंशन खुद जनरेट करती है। अगस्त 2023 में रामलीला मैदान में हमारे विशाल प्रदर्शन के बाद घबराकर सरकार ने यूपीएस की घोषणा कर दी, लेकिन यूपीएस भी छलावा है। इसमें शर्त रख दी गई कि 25 साल की सर्विस के बाद ही 50% पेंशन मिलेगी। अगर कोई कर्मचारी 15 साल सर्विस के बाद रिटायर होता है तो उसका क्या? कार्पस के नाम पर शेयर बाजार में पैसा लगाया जा रहा है, जिससे किसी को 1500 रुपये तो किसी को 5000 रुपये पेंशन मिल रही है। क्या इससे किसी बुढ़ापे का सहारा बन सकता है? इससे किसी का बुढ़ापा कट सकता है? 96 कर्मचारियों ने यूपीएस को नकार दिया है। हमारी मांग बिल्कुल स्पष्ट है, हमें पे आउट नहीं, पुरानी पेंशन ओपीएस चाहिए। ओपीएस कोई बोझ नहीं, कर्मचारियों का हक है जो उनके द्वारा कमाए गए प्रोडक्टिविटी फंड के ब्याज से ही पूरा हो सकता है। सरकार को इसे वापस लाना ही होगा। अगली खबर, छावनी परिषद की दुकानों में पूर्व सैनिकों को 25% आरक्षण मिलेगा। यह खबर मेरठ से है कि मेरठ छावनी परिषद की दुकानों में अब पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों और युद्ध विधवाओं को
25 फिर से आरक्षण मिलेगा। दिव्यांग सैनिकों व पूर्व सैनिकों की विधवाओं को भी यहाँ लाभ दिया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने इस संबंध में प्रारूप नियमों की सार्वजनिक सूचना जारी की है। इसके संबंध में छावनी परिषद के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा जानकारी दी गई है। उन्होंने बताया कि नियम छावनी बोर्ड द्वारा प्रबंधित सार्वजनिक बाजारों की सभी दुकानों पर लागू होंगे। इसमें कार्यालय, स्टोर रूम, गोदाम, माल गोदाम, कार्यशाला या फिर कार्यस्थल शामिल है। पूर्व सैनिक आदि को 25% आरक्षण के बाद शेष 25% जो दुकानें हैं उनको अन्य वर्गों को आरक्षित किया जाएगा। तो जो भी इन दुकानों का फ़ायदा उठाना चाहते हैं वहाँ संपर्क कर सकते हैं संबंधित जो छावनी परिषद है वहाँ के ऑफिस से। एक और खबर जो कि पूर्व सैनिकों एवं सैनिक विधवाओं से जुड़ी हुई है। गृह कर पर आवेदन 15 जुलाई से होंगे प्रारंभ। ये खबर देहरादून से है और देहरादून के सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा यहाँ सूचना दी गई है कि जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय देहरादून जनपद की समस्त पूर्व सैनिकों एवं सैनिक विधवाओं को सूचित किया जाता है कि नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायत क्षेत्रों में अपने स्वयं के मकान में निवास करने वाले जो पूर्व सैनिक हैं, विधवाएँ हैं, उनको वित्तीय वर्ष 2026-27 के गृह कर यानी कि हाउस टैक्स में छूट हेतु आवेदन पत्रों का विवरण 15 जुलाई 2026 से प्रारंभ हो गया है। आपको यहाँ कार्यालय पर निःशुल्क फॉर्म मिल जाएगा। निःशुल्क फॉर्म प्राप्त करने के बाद आपको जमा करना होगा। 15 जुलाई 2027 इसकी लास्ट डेट दी गई है। आवेदन पत्र प्राप्त करने एवं जमा करने के लिए आवेदकों को किसी भी कार्य दिवस में जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय देहरादून में उपस्थित होकर के आप अपना जो डिस्चार्ज बुक है, मूल पहचान पत्र, पिछले वर्ष की गृह कर यानी कि हाउस टैक्स से संबंधित आवेदन पत्र, जो छूट दी गई थी, बिल की प्रस्तुति करनी होगी। कि अग्निवीरों के लिए खुशखबरी, मनचाही मुराद होगी पूरी, तीनों सेनाओं ने भेजा प्रस्ताव। अग्निवीरों को आने वाले वक्त में बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, मनचाही मुराद पूरी हो सकती है। दरअसल तीनों सेनाओं ने अस्थायी नियुक्ति का प्रतिशत बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा है। नौसेना ने 75%, जबकि सेना और वायुसेना ने इसे 50% तक बढ़ाने की इच्छा जताई है। अग्निवीरों की सबसे बड़ी जो चिंता रही है उसी पर यहाँ पर बात की गई है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सेना, नौसेना और वायुसेना ने अग्निवीरों की अस्थायी नियुक्ति यानी कि रिटेशन का प्रतिशत बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है और सरकार के टेबल के ऊपर यह प्रस्ताव रखा है। उम्मीद है कि जल्दी ही आपको कुछ पॉजिटिव खबर सुनने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ जो प्रस्ताव है 4 साल की बाद रखा हुआ है, यानी कि सब कुछ जानने के बाद, भांपने के बाद यह रिपोर्ट दी गई है कि सेनाओं के द्वारा रिक्वायरमेंट के बारे में बताया गया है, तो सरकार इस पर ज़रूर ध्यान देगी, ऐसी उम्मीद है। एक लेटर जो कि 23 जून 2026 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 8th सेंट्रल पे कमीशन के द्वारा जारी किया गया है और बेसिकली यहाँ लेटर टू नोडल ऑफिसर्स ऑफ मिनिस्टर और डिपार्टमेंट और साथ में यूनियन टेरिटरी को लिखा गया है। सब्जेक्ट है इसका एक्सटेंशन ऑफ टाइमलाइन फॉर सबमिशन ऑफ रिक्वेस्टेड डाटा टू 8th सेंट्रल पे कमीशन थ्रू डाटा कलेक्शन पोर्टल रजिस्टर। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि 8th पे कमीशन को आवश्यक डेटा सौंपने यानी सबमिट करने की जो समय सीमा है उसको बढ़ा दिया गया है। पहले यहाँ डेट 29/5/2026 थी, लेकिन अभी डाटा कलेक्शन पोर्टल को यहाँ डेट 31 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी गई है और यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया गया है कि तारीख बढ़ानी पड़ी क्योंकि कई मंत्रालय, विभाग और केंद्र शासित प्रदेश तय सीमा के भीतर आवश्यक डेटा सबमिट नहीं कर पाए थे, इसलिए डेटा जमा करने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया गया है। एक महत्वपूर्ण लेटर पूर्व सैनिकों के संबंध में जारी किया गया और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग नॉर्थ ब्लॉक के द्वारा, और यहाँ पर बताया गया है कि इट हैज़ कम टू द नोटिस, यानी कि सरकार के नोटिस में यहाँ पे आया है कि कुछ भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार विभिन्न सरकारी जो परीक्षाएं होती है उसके आवेदन फॉर्म भरते समय अपनी सेवानिवृत्ति, रिटायरमेंट के विवरण से संबंधित गलत सूचना या फिर डेटा दे रहे हैं। सभी उम्मीदवारों को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि सरकारी परीक्षाओं के लिए आवेदन करते समय अपनी सेवानिवृत्ति या फिर सेवा मुक्ति की तिथि, पेंशन का विवरण, सेवा का विवरण और अन्य सभी डिटेल्स पूरी तरह से सही और सटीक आपको प्रदान करने होंगे। दूसरा है यहाँ पे
कि यहाँ पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि कोई भी भूतपूर्व सैनिक अपनी सेवानिवृत्ति या फिर सेवा विवरण से संबंधित गलत जानकारी, झूठी जानकारी देता है, यदि वहाँ पाया जाता है तो वहाँ सज़ा का हकदार होगा। उस पर क्या होगा, 2 साल का बैन वहाँ पर लगाया जाएगा। ऐसे उम्मीदवार को कार्रवाई की तारीख से 2 साल यानी 2 वर्षों की अवधि के लिए भारत सरकार, राज्य सरकारों या फिर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी सरकारी परीक्षाओं में बैठने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। ये लेटर यहाँ पे दिया गया है, अंडर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके द्वारा साइन किया गया है। यदि कोई प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करना चाहता है तो रेलवे अपॉइंटमेंट की वैकेंसी जारी हुई है। 400 पद हैं। किसी भी आर्मी ग्रुप से हो आप यहां पर जा सकते हैं। जॉब लोकेशन मुंबई में बताया गया है, वादी बुलंदर, बाईकुला, लोनावाला और इगादपुर में। 55 साल तक जीसीएस भी यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। CTC कॉस्ट टू कंपनी 48,460 रुपये दिया जाएगा। इन्हें आपको 42,000 दिया जाएगा। ड्यूटी यहाँ पे जा रहा है 12 घंटे और 30 दिन की। साल में एक बार इंक्रीमेंट दिया जाएगा। ट्रेनिंग व ड्यूटी के दौरान रहने और खाने की व्यवस्था के लिए यहाँ पर शेयरिंग में होती है। बाकी डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायरमेंट होते हैं उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। सभी के आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट हैं उनकी फ़ोटोकॉपी है वो बताई गई है। आप यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर देख रहे होंगे, इससे आप चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं।